जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 27 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन करिए। बैचेस की इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर से देता हूं, बट बिफोर दैट, जिस पर्पस के लिए आपने ये वीडियो ओपन किया है उसकी बात करें तो आज ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को हर एक टॉपिक का एक बेसिक आइडिया जो है वो दे देता हूं। अच्छा, L1 वीजा के बारे में हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने H1B वीजा एप्लीकेशंस पर 1 लाख की फीस इंपोज करी है। यस, इसके बाद L1 वीजा एक ऑल्टरनेटिव के रूप में डिस्कस हो रहा है, स्पेशली इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। L1 गाइज एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा है जो एग्जीक्यूटिव्स और स्पेशलाइज स्टाफ के लिए होता है। तो इसी पर ही हम इन डेप्थ बात करेंगे कि ये L1 वीजा है क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इसका 4th एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फूड प्रोसेसिंग और इनोवेशन में। इसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। फोकस है फार्म टू फोर्क लिंकेज, यानी कि फार्म टू फोर्क का मतलब जो है वो होता है कि किसान जो है, जो खेत में काम करते हैं, तो खेत से लेकर आपके चम्मच तक खाना जो है वो लेकर आना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। सस्टेनेबल फूड सिस्टम पर इसका ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, है ना। तो ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो न्यू दिल्ली में हो रहा है, 4था एडिशन है इसका, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंडिया का फ्यूजन फ्यूचर का एक आर्टिकल है। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने एक रोड मैप रिलीज किया है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं कि इन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया है। अब इस फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर फोकस करना है, क्योंकि फ्यूजन लिखा ना, इंडिया का फ्यूजन फ्यूचर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर टारगेट करना है। और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, राइट, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो, है ना। तो वही चीजें हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने जो ये फ्रेमवर्क जो जारी किया है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, जिसका लॉन्ग टर्म गोल है 2060 तक जो है वो फ्यूजन रिएक्टर्स बनाना। ये इंडिया के नेट जीरो टारगेट जो है 2070 तक जिसको अचीव करना है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रोड मैप है। 2060 तक की प्लानिंग कर दी है, तो उसी पर ही हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया का एआई मूवमेंट। तो संसद टीवी डिस्कशन में एआई की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हाईलाइट किए गए थे। इंडिया के पास टैलेंट और डिजिटल स्ट्रेंथ है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेगुलेशंस में काफी चैलेंजेस हैं। तो ये इंडिया का एआई मूवमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल है, सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है ये वाला, तो सिर्फ आप सुनिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट माइलस्टोन का। मोरक्को में इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ और टीएएसएल और डीआरडीओ ने इसका उद्घाटन किया। ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करेगा। ये इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मेजर स्टेप होने वाला है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज के देखो ये सब टॉपिक्स हैं, इनको एक एक करके डेप्थ में हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन चाहते हो, तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो। आपको कोर्सेज बताए जाएंगे, उस कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ज्ञान सर का जो स्पेशल पेड बैच है, इनमें आपको बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। प्लस साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर साल ये कोर्सेज अपडेट होते हैं, यानी कि आपको कोई भी आउटडेटेड पुराना मटेरियल नहीं मिलता। हर साल बिल्कुल न्यू फ्रेश मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और मेंटर भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल होते हैं आपके डाउट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए रियल टाइम बेसिस पर। तो तुरंत कांटेक्ट करो और ज्वाइन करो। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो कि बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, आप जानते हैं कि रिसेंटली एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया था
कि H1B वीजा एप्लीकेशंस के लिए $1 लाख की फीस इन्होंने रख दी। अब इस वजह से अब डिस्कशन जो है वो हो रहे हैं कि क्या L1 वीजा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो H1B वीजा के लिए क्या ये L1 वीजा ऑल्टरनेटिव है, तो इसी पर ही हम बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि ये L1 वीजा जो है वो है क्या, तो लिख लो टाइटल में L1 वीजा। देखो यार, ये नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है। इसमें चाहो तो बिल्कुल एज इट इज जो है वो लिख लो आप, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। ये कंपनीज के लिए होता है, राइट, फर्म्स के लिए होता है, कि जिससे कि ये अपने अधिकारियों को, एग्जीक्यूटिव्स को, स्पेशलाइज्ड ऑफिशियल्स को, स्टाफ को, राइट, यूएस के ऑफिस में जो है वो शिफ्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया के अंदर एक ऑफिस है, राइट, एक कंपनी का, उसी सेम कंपनी का एक ऑफिस अमेरिका में है, तो ये क्या करेंगी, इंडिया से अपने वर्कर को जो है वो अमेरिका शिफ्ट कर देंगी, राइट। तो ये कंपनीज के लिए होता है, ठीक है, L1 वीजा। यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई कि L1 वीजा किसके लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। कंपनी जो है वो अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को जो है वो अमेरिका ट्रांसफर करती है ना। तो अगर एक एमएनसी के इंडिया और यूएसए में ऑफिस है तो वो अपने एम्प्लॉइज को जो है वो यूएसए में ट्रांसफर कर सकती है L1 वीजा के तहत। तो यहां तक तो आपको बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि भैया L1 वीजा है क्या। अच्छा, इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है L1 वीजा के अंदर, एक होता है L1A और एक होता है L1B। बड़े सिंपल शब्दों में लिख लो नीचे लाइन डाल के कि L1A में क्या होता है, कुछ नहीं है, मैक्सिमम स्टे इसमें 7 साल का दिया जाता है। ये बेसिकली मैनेजर्स के लिए होता है और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, यानी कि कंपनी के बड़े अधिकारियों के लिए होता है, यानी कि जो हाई पोस्ट में है कंपनी में, उनके लिए बेसिकली L1A वीजा होता है, ठीक है। अब L1B वीजा भी एक होता है, ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड नॉलेज एम्प्लॉइज के लिए होता है। इसमें 5 साल के लिए उनको भेजा जाता है, यानी कि किसी एम्प्लॉय के पास स्पेशल स्किल है तो उसको 5 साल के लिए वहां पर भेज दिया जाएगा। मतलब जो लोग मैनेजमेंट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जिनकी पोस्ट हाई है तो उनको L1A दिया जाता है, और जो स्पेशलाइज है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिनको 5 साल के लिए दिया जाता है वो L1B है। तो ये भी आई डोंट थिंक कि इतना कुछ डिफिकल्ट लगा हो आपको समझने के लिए, है ना, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब H1B के साथ इसके क्या डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, देखिए बात समझिएगा। H1B में लॉटरी सिस्टम होता है और उसकी एनुअल कैपिंग होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 85,000 लोग जो है ये हर साल बुलवाते हैं, जिसमें 70% 75% तो इंडियंस ही है। याद आ रहा है, हमने डिस्कस किया था 71% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना एग्जैक्ट फिगर, बट वैसे एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है। तो L1 होल्डर जो है वो अपना ग्रीन कार्ड परस्यू कर सकते हैं और अपनी जो धर्म पत्नी है या पति है उनके, राइट, तो उनको L2 वीजा पर जो है वो लाकर काम करवा सकते हैं। तो ये बात भी बहुत सिंपल सी ध्यान में रखिएगा कि H1B वीजा तो डायरेक्ट वीजा जो है वो होता है, राइट, कि जो लोग यूएसए में आकर जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं और फिर उनके पास हाई डिग्री और वो काम करना चाहते हैं, तो फिर वो H1B वीजा के थ्रू जो है वो काम करने के लिए आ सकते हैं, है ना, यूएसए के अंदर। मतलब उनके पास एक डिग्री जो है वो होनी चाहिए, तो यहां पर जो है वो उनको H1B वीजा के थ्रू इजिली एंट्री मिल सकती थी, बट अब इन्होंने फीस हाई बढ़ा दी है। अब ये L1 वीजा जो है वो हम समझ ही चुके हैं। L1 वीजा जो है उसमें कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता, कंपनी जो है वो अपने वर्कर्स को जो है वो ट्रांसफर करेगी, अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करेगी, ये कंपनी के बीच में ट्रांसफर्स होते हैं, है ना। अब इसमें यह है कि L1 वाला जो वीजा वाला जो व्यक्ति है वो अपने पार्टनर को जो है वो अपने साथ यूएसए में ला सकते हैं, और L2 वीजा उनके लिए लगता है। तो L2 वीजा किसके लिए है, तो L1 वीजा जिसके पास है उसके जो पार्टनर है, धर्मपत्नी, धर्मपति तो उनके साथ जो है वो लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये L2 वीजा और L1 वीजा में भी डिफरेंस आपको पता लग गया। H1B वीजा के बारे में कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो यहां पर आपको क्लैरिटी रहो मिल गई ना इन पूरी चीजों के बारे में। बस इतनी चीज तो समझनी है, बस और कुछ नहीं समझना। अब हम लोग ये 7 साल 5 साल वाला जो मुद्दा जो है वो मैंने भी वो वाली चीज भी आपको जो है वो क्लियर कर दी है ना, उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, एम्प्लॉइज जो है वो हाँ दूसरे कंपनी यानी कि स्विच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई L1 वीजा पे गया और वहां जाकर L1A या L1B वीजा पे गया और वहां जाकर उसने कंपनी चेंज कर ली, तो नहीं भाई, उसको पकड़ के वापस इंडिया भेज दिया जाएगा कि भाई ये काम नहीं कर सकते तुम। इसमें तो फिर फ्रॉड हो जाएगा ना, कंपनी वाले जो है वो जाल साझा करेंगे, अपनी कंपनी से जो है वो L1 वीजा पे वहां पर लोगों को जो है वो भेजा, और वहां पर लोग भेजने के बाद दूसरी कंपनी में जो है वो शिफ्ट होकर वहां पर जो है वो सिटीजनशिप डिमांड करेंगे, तो ये फिर इलीगल मीन्स हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है
कि आप जिस कंपनी के साथ हो आप सिर्फ उसी कंपनी के साथ ही रहोगे, आपको कंपनी चेंज करने का कोई वो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हालांकि पहले पता है आपको L1 वीजा जब जारी किया जाता था ना, उसमें रिजेक्शन रेट बहुत हाई थे। देखो यहां पर दिया होगा, ये पहले रिजेक्शन रेट 10% थे, यानी कि 100 लोग को सिलेक्ट किया जाता था तो सिर्फ 10 लोग जो है वो रिजेक्ट हो जाते थे। अब बहुत कम है। बढ़िया, अभी भी इसका मिसयूज ना हो तो इसके लिए जांच पड़ताल बहुत अच्छी तरीके से होती है। इंडिया की MNC L1 वीजा का ज्यादा उपयोग जो है वो कर रही है जब H1B कॉस्टली या लॉटरी बेस्ड जो है वो रहता है। ठीक है, तो यही है इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसके एडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, राइट। लिमिटेशंस इसके ऑलरेडी यही हैं कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी कंपनी में ही काम कर सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं कर सकते, है ना। सेम कंपनी के साथ उनका टाई अप रहता है। फिक्स टाइम लिमिट होता है कि भाई अगर मैनेजर्स वगैरह है तो 7 साल के लिए, और अगर कोई स्पेशलाइज व्यक्ति है तो 5 साल के लिए, पूरा फिक्स रहता है पूरा समय, है ना। तो ये चीजें बस है जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्स लिख लो आप, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, टाइटल तो डाल ही दो और कुछ फैक्ट्स लिखो आप। पहला फैक्ट तो ये हो गया कि इसका चौथा एडिशन है, 4th एडिशन। 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच में चल रहा है ये, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में होस्ट हो रहा है। इवेंट का उद्घाटन किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, और साथ ही रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। लिख लेना भैया, रशियन फेडरेशन यहां पर शामिल है। हालांकि यहां पर 100 से ज्यादा कंट्री शामिल है, पर उद्घाटन जो है वो रशिया के डेप्यूटी PM के साथ किया है। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है रशिया के डेप्यूटी PM के साथ। ये एक मेगा इवेंट था, चल ही रहा है, मतलब 1 लाख स्क्वायर मीटर वाले एरिया को कवर कर रहा है, जिसमें 21 कंट्रीज, 21 इंडियन स्टेट्स, UTs, 10 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, 5 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला एडिशन इसका 2017 में जो है वो हुआ था, 2017 में। फिर 2023-24 में ऑर्गेनाइज हुआ, अब ये चौथा एडिशन है। वर्ल्ड फूड इंडिया, WFI। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फूड प्रोसेसिंग और इनोवेशन में। ये फार्म टू फोर्क जो मैं आपको बता रहा था, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये वाला पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो, फार्म टू फोर्क। फोर्क मतलब कांटा चम्मच होता है ना। ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, फार्म टू फोर्क लिंकेजेस मजबूत करना और सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन प्रमोट करना, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव फूड सिस्टम को अडॉप्ट करना, इंडिया की डाइवर्स फूड कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल कम्युनिटी के सामने शोकेस करना। तो ये सब इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट्स जो आपने लिखने थे बस वो लिख लिए हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। नॉर्मल सी चीज है भाई कि हम जो है वो फूड सिस्टम को बेहतर बनाने पर टारगेट करेंगे, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, सप्लाई चेन को बेटर करने के ऊपर, है ना। इसमें पार्टनर कंट्रीज न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया थी, ये लिख लो आप। जापान, रशिया, UAE, वियतनाम, ये फोकस कंट्रीज हैं। 1700 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर, 100 से ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर थे। 45 से ज्यादा थीमेटिक डिस्कशन हुए, स्टेट और कंट्री कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिली, CXO राउंड टेबल हुए जिसमें 100 से ज्यादा पूरे दुनिया भर के एग्री फूड लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए। 24वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, मरीन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नाम से हमारा सी फूड शो, है ना। फिर इसके अलावा हम लोग को और क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स बायर सेलर मीट हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा हम लोग को जो है वो पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले। तो ये सब चीजें याद रखने वाली नहीं है। स्टेट पवेलियंस, इंटरनेशनल स्टॉल्स, टेक्नोलॉजी पवेलियन, पेट फूड पवेलियन, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि स्टार्टअप्स वगैरह। कोर पिलर नेट जीरो प्रोसेसिंग पर फोकस जो है वो करना है।
जीरो फूड प्रोसेसिंग, कि फूड प्रोसेसिंग में किसी तरह प्रकार का वेस्टेजेस जो है वो ना जाए। इंडिया को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब बनाए, है ना, फूड प्रोसेसिंग की नई चीजें जो है वो ढूंढे, फूड फॉर न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस पर टारगेट किया जाए। ठीक है, तो फायदा यही होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कोल्ड चेन पर काम करेंगे, है ना, लॉजिस्टिक पर करेंगे, रिटेल नेटवर्क्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होगा, फार्म टू फोर्क और मजबूत होगा ये इनिशिएटिव। इंडिया की इमेज जो है वो ग्लोबल लेवल पर बेटर होगी ग्लोबल फूड हब और के मामले में। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे, न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलनेस प्रमोट होगी, है ना, और इंडिया के मरीन और लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट्स को बूस्ट है वो मिलेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो सस्टेनेबल हम लोग को देखने को मिलेगा कि होगा। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ने एक पब्लिकेशन भी लॉन्च किया, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन एफएओ, जिसको हम लोग एफएक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, कि अलग अलग कंसेप्ट फूड प्रोसेसिंग के क्या है, जिसने प्रोसेस फूड के मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर किए हैं। तो कुछ इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है बना दिए हैं कि जिन लोग को फूड प्रोसेसिंग से लेकर डाउट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फूड प्रोसेसिंग में कहीं कार्सियोजन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि हेल्थ खराब हो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है बना दिए हैं बस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, एमएसएमई, एपीईडीए, एमपीईडीए और कम्युनिटी बोर्ड्स का भी मेजर कंट्रीब्यूशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 गाइस इंडिया को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी, फूड एक्सपोर्ट्स, फूड स्टार्टअप इकोसिस्टम, है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग, कि इंडिया जो है वो ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़े, तो इन पर जो है वो मेनली काम कर रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, न्यूक्लियर पर रिसर्च जो है वो करना। तो आप सुनो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है, तो इसलिए एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जा सकता है, बट ये एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, ये देखो 2060 का टारगेट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि नेट जीरो से आप पहले थोड़ा सा ध्यान में रखो कि नेट जीरो अचीव करने से क्या के लिए हमें 10 साल में बहुत बेहतरीन बूस्ट देने के लिए रेडी हो रहा है ये न्यूक्लियर फ्यूजन मिशन। ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हो आप। अब सुनो, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर ने रिसेंटली एक आप कह सकते हैं रोड मैप जारी किया है या फ्रेमवर्क जारी किया है ना, कि इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम के लिए। तो लिख लो भाई, इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम है और ब्रैकेट में लिखना 2060 का प्रोग्राम, कि हमें फ्यूजन रिएक्टर जो है वो रेडी कर लेना है 2060 तक, है ना। और ये इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना, आईपीआर। तो इसने एक फ्रेमवर्क जारी कर दी कि भैया ऐसे काम करोगे तो आप 2060 तक रिएक्टर तैयार कर दोगे। फिजन और फ्यूजन दोनों के लिए ही ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आप रिएक्टर तैयार कर दो और फिर बढ़िया न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो चलाओ और 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव कर लो। तो प्रपोजल है एसएसटी भारत बनाने का और एक सुपर कंडक्टिंग टोकामैक हाइब्रिड रिएक्टर जो फ्यूजन फिजन दोनों से एनर्जी जनरेट करे। तो इतना डिटेल मत जाओ, सिंपली जो है वो लिख दो कि हमें एक रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिएट करना है 2060 तक, जो हमारे नेट जीरो एमिशन के टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो लॉन्ग टर्म गोल यही है 2060 तक डेमोन्स्ट्रेशन फ्यूजन रिएक्टर को तैयार करना, जो इंडिया के नेट जीरो टारगेट्स को अचीव करेगा। बस इतनी चीज लिख लो आप न्यूज में जो है, जो आपके लिए काम की है, बस दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट चीज है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो जनरल स्टडीज के अंदर, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, और नहीं है तो आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ लिया और इसके नोट्स नहीं है तो बेटा तुमने गड़बड़ कर दी है, या तो पढ़ाते समय सो गए हो या फिर अब दूसरी चीज आप समझदार हो कि ढंग से पढ़ाया नहीं है किसी ने। बट हाँ, एक चीज मैं इंश्योर करता हूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस को ज्वाइन करोगे तो आपको हर एक चीज मिलेगी। कूट कूट की चीजें डाल दी जाती है भैया, इतनी डाल दी जाती है कि एक प्रकार से ये न्यूक्लियर एटम बॉम्ब ही बना देते हैं अपने स्टडी मटेरियल्स में, कि बस आपने जो चीज मांगी वो सामने, कि जी हुकुम मेरे आका, फटेगा तो ये सबकी को सब कुछ देगा। तो बस ये न्यूक्लियर एटम बॉम्ब की गोली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, ये डाल लो अपने पेट में, अपने दिमाग में,
है ना, और एग्जाम तक निकालना नहीं, बस पूरी जो चीज निकलनी चाहिए पेपर पे निकलनी चाहिए, तो ये सब चीज मिलेंगी आपको। तो अब सुनो, पहले प्रमोशन तो हो गया, अब आगे की बात करते हैं। तो फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप्स कंबाइंड होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस है वो बनाते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में देखो यार, दो छोटे एलिमेंट आपस में टकराए और उसने एक बड़ा एलिमेंट, हैवी एलिमेंट बन गया, मतलब मिक्स हो गए ये दो लोग टकराकर, तो ये है फ्यूजन। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये फिजन का अपोजिट है। फिजन जिसमें हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होते हैं। देखो फिजन का मतलब क्या है, फिजन मतलब एक बड़ा मास आपस में दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया और फिर वो फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, तो ऐसे एनर्जी रिलीज कर रहा है। फ्यूजन में दो बड़े मास, जो मतलब दो छोटे मास या बड़े मास जो भी बोल लो, वो आपस में वो मिलकर एक बड़ा रिएक्शन जो है वो जनरेट करते हैं। इसमें भी एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज होती है। तो मिलने वाला फिजन या फ्यूजन और स्प्लिट होने वाला फिजन। तो मिलने वाला फ्यूजन, फ्यूज हो गया, मिल गया ना, दो दो चीज आपस में फ्यूज हो गई मतलब मिल गई, तो फ्यूजन मिलने वाला, हटने वाला फिजन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब फ्यूजन के एडवांटेजेस बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कि एबंडेंट फ्यूल सोर्स। एबंडेंट फ्यूल सोर्स, पानी से आपको ड्यूटीरियम मिल जाएगा, लिथियम से आपको जो है वो ट्रीटियम मिल जाएगा, है ना। मतलब हमारे पास अगर आप फ्यूजन करोगे तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा फ्यूल अवेलेबल है। फ्यूल की कमी ही नहीं है आपके पास भैया, न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूल की कमी ही नहीं है। रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ही कम ये रिलीज करेगा, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है, कोई मेल्ट डाउन का रिस्क नहीं है, तो सेफ है ये। बट चैलेंज ये होता है कि फ्यूजन को अचीव करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, जैसे कि प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट करना, जो सूर्य के कोर से भी ज्यादा होता है। सोचो आप, इतनी ज्यादा मात्रा में गर्म करना, इतनी तेज गर्म करना, तो इसी के बाद फ्यूजन होगा। इतनी तेज गर्म करने के बाद चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बट टेक्नोलॉजी ये है, तो हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, बट ये सिंपल चीज अचीव करने में 2060 तक अचीव होगी ये सिंपल चीज, सोचो आप। ठीक है, तो फ्यूजन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो चीज आपस में मिक्स होती है, बट उसका रिएक्शन या उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ह्यूज लगती है, और ह्यूज टेक्नोलॉजी मतलब पैसा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, लीगल कंप्लाइंसेस, बहुत सारी चीजें। चलिए, तो इंडिया की करंट फ्यूजन रिसर्च जो है वो क्या है, तो SST-1 टोकामैक, तो ये गांधीनगर पे, ये लिख लो भैया, IPR पे। अब तक प्लाज्मा सस्टेन कर चुकी है 660 मिली सेकेंड्स के लिए, और इसको 16 मिनट के लिए डिजाइन किया जा रहा है कि 16 मिनट तक जो है ये रिएक्टर काम करे। इंडिया एक मेजर पार्टनर है फ्रांस का, ITER प्रोजेक्ट जो है ना वो फ्रांस में है। दुनिया का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, तो ये फैक्ट्स याद रख लेना एज इट इज। अब ये जो रोड मैप तैयार किया ये IPR गांधीनगर ने, है ना, तो इसके अंडर SST भारत हाइब्रिड रिएक्टर बनेगा, जो 130 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस करेगा। 100 मेगावाट का फिजन होगा, 30 मेगावाट का फ्यूजन होगा, यानी कि फिजन और फ्यूजन दोनों इसके अंदर जो है वो हो रहा है। समझ रहे हो। और कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए। यही सब चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी का चैलेंज, कॉस्ट का चैलेंज, है ना। नेक्स्ट, 2060 तक हमें ये रिएक्टर तैयार करना है, 250 मेगावाट का आउटपुट देगा। इनपुट के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराएगा। डिजिटल ट्यूनिंग इसमें होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग बेस्ड प्लाज्मा कंट्रोल करेंगे। रेडिएशन रेजिस्टेंट मटेरियल इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल लेवल पर यूके का स्टेप प्रोग्राम है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेप प्रोग्राम जो है वो किसका है, यूके का है। ये फ्यूजन प्लांट जो है वो तैयार करेंगे 2040 तक। यूएस की प्राइवेट कंपनी टारगेट कर रही है 2030 तक अचीव करने के फ्यूजन वाले टारगेट को, तो यूएसए का फ्यूजन का टारगेट है 2030 तक का। चाइना ईस्ट टोकामैक,
ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं इसके, ये तो बताता भी नहीं है। सन तो इसने ऑलरेडी अपना तैयार कर लिया है। फ्रांस का वेस्ट टोकामक 2050 में 22 मिनट तक 2025 में 22 मिनट तक चलने वाला है। ये एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गया। तो ये इंटरनेशनल जो बेंचमार्क्स हैं वो ऑलरेडी ध्यान में रखिए आप। फ्रांस, चाइना, यूएस, यूके, इंडिया, ठीक है। इंडिया की फ्यूजन स्ट्रेटेजी का फीचर यही है, टोकामाक्स और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट पर हम लोग को जो है वो आप कह सकते हैं कि इन्हीं, ये जो दो चीजें हैं इन्हीं के माध्यम से ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार होती है। सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग को तैयार करना है, फ्यूजन फिजन हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो काम करना है, पब्लिक सेक्टर लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है। वेस्ट की तरह नहीं भाई, जहां पर प्राइवेट, यूएसए ने प्राइवेट कंपनीज को दे दिया, हम ऐसी गलती जो है वो नहीं करेंगे। हम पब्लिक कंपनी से ही काम कराएंगे क्योंकि वो ट्रस्ट वाली कहानी होती है और ये तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है भाई, इस पर रिस्क नहीं ले सकते। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर अचीव करना इतने लंबे समय के लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आईटीईआर का टारगेट 10 है, इंडिया का टारगेट 20 है। हमारा टारगेट डबल है जस्ट, कि इनपुट जितना दे उसका 20 गुना ज्यादा आउटपुट निकाले। और अपने इंडियंस में तो है ही कहानी कि कहीं किसी को हम लोग जो है वो 100 रुपए देते हैं तो कोशिश करते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा लें, जितना हो सके उतना। गाड़ी जो है वो 100 रुपए में ज्यादा से ज्यादा चल जाए है। लोग एसी वेसी बंद करते हैं, देखा होगा आपने कार के अंदर लोग जो है वो एसी बंद करके गाड़ी चलाते हैं। अरे गुरु, गाड़ी एरोडायनेमिक है, कांच खोल के गाड़ी चलाओगे तो उतनी माइलेज नहीं देगी। यही तो लोग गलती कर जाते हैं। यही फिर क्या बोले आप, समझदारी वाली कहानी। और ऊपर से कांच वाच खोल के नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। मैं तो मना ही करता हूं सभी लोगों को, बट बाकी सबकी अपनी चॉइस है भाई। गाड़ी आपकी, डीजल आपका, फ्यूल आपका, ठीक है। बट सलाह मेरी कि गाड़ी कांच बंद करके चलाओ, प्रोफेशनल है वो। अब भाई आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप गाड़ी के अंदर बैठा करो तो अपने आप को अधिकारी मान के बैठा करो कि हाँ गुरु हम अधिकारी हैं। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं है आपके, बस में भी कहीं जा रहे हो तो ऐसे ऐसे फील करो कि बस में जा रहे हैं ट्रेनिंग में। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। फील करो, फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होगी वो उतनी जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होगी। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बड़ी चीज है भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पर काम कर लिया तो सब हासिल कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने लगता है। और महान लोगों ने कहा है भाई, जो सोचोगे वो बनोगे, ऐसे ही नहीं कहा है। ये बात सच है, क्योंकि जब सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है। जिसे बोलते हैं ना, भगवत गीता में भी ये चीज लिखी है कि आपके जो टारगेट्स हैं, राइट, आप ये सोचो कि आपका तीर जो है वो या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो वो टारगेट पे लग चुका है, अचीव हो चुका है। बाकी भगवान बोल रहे हैं कि बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेहनत करो, मेहनत पर फोकस करो और ये सोचो कि तुम्हारा गोल अचीव हो गया है। इसी में ही छुपा सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तुम पहले ही सोच लो कि तुम्हारा गोल अचीव हो गया, दैट मीन, और मेहनत करो, है ना। अब पता लगे तुम सोच रहे हो कि आईएएस बन गए पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कैसे बन पाओगे यार। दिस इज द गेम। बस अपनी मेहनत करते रहो, है ना। जो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरी करते जाओ। और ये सोचो कि भैया ऑल इंडिया रैंक 10 या जो भी, आज ही लिख दो आप ऑल, अपने जो स्टडी टेबल है ना उसमें लिखो ऑल इंडिया रैंक, और जो भी आप चाहते हो 12, 13, 14, 10, 7, 8, 3, 2, 1, जो भी है ना, जो भी आपके मन में आ रहा है कि यार इतनी रैंक आनी चाहिए अपनी। मिरेकल होगा आपके साथ, मैजिक होगा। बट यस, इस मैजिक को अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं, मेहनत करना जरूरी होता है। एक किताब मैंने पढ़ी थी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मितेश खत्री की, मेरे टेबल पे ही रखी हुई है अभी। उसमें 4 चीजें बताई हैं: फीलिंग, बिलीफ, थॉट्स, एक्शन। एफबीटीए, इस पर एफबीटीए ही था ना, हाँ एफबीटीए, एफटीबीए था, एफटीबीए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। फीलिंग, बिलीफ, थॉट्स, एक्शन। फीलिंग स्ट्रांग करो, बिलीव स्ट्रांग करो। मन में हमेशा, मैं आपको इसलिए हमेशा बोलता हूं कि सोचो कि आप एक अधिकारी ही हो, अपने मन में बैठा लो और उस पर एक्शंस लेते रहो। एक दिन वो चीज आपके सामने अचीव हो जाएगी। जो आप सोच रहे हो कि आप एक आईएएस अधिकारी हो, एक दिन वो रियलिटी में बन जाएगा। आज जो आप हो ना वो इसलिए हो क्योंकि जो चीज आपने कल करी थी उसकी वजह से। आज जो आप करोगे वो आपका
आने वाला कल बनेगा। इसीलिए इंडिया का फ्यूजन प्रोग्राम आज जिस चीज पर मेहनत कर रहे हैं वो 2060 में अचीव करेंगे। यस, देखा कैसे अपन ने पूरे अपने ज्ञान को बिल्कुल टॉपिक के साथ रिलेट कर दिया, जिससे कि कोई बोल ही ना पाए कि सर आप फालतू बात कर रहे हो। फालतू बात नहीं, काम की बात। मेरी कोई बात फालतू नहीं होती। जिसने सोच ली फालतू बात है, यू कैन एग्जिट द गेम बॉस। आप गेम से बाहर जा सकते हो, और मेरे साथ जो गेम में रहेगा वो जीतेगा। चलो भाई, अच्छा टॉपिक था यार ये, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितनी बताई उतनी ध्यान में रखो। यूके का स्टेप, यूएस की कंपनी, चाइना का ईस्ट, फ्रांस का वेस्ट। कहां गया फ्रांस? नहीं लिखा ना इसमें, फ्रांस का नहीं लिखा। अब ये टॉपिक जो है वो सुनने वाला है एआई। सांसद टीवी के एक प्रोग्राम जो है उसमें डिस्कस हुआ था कि इंडिया का रोल क्या है एआई पर। अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट की गई कि हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एआई कैसे काम कर रहा है। साथ ही चैलेंजेस भी हुए कि इसको प्रॉपरली आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर रिसर्च नहीं हो रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और ऑब्वियसली मोस्ट फेवरेट चीज एआई एथिकल होना जरूरी है ना। अब सुनो, गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है जिसका बजट 10,372 करोड़ है, और फोकस ये है कि हम एआई को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, कंप्यूटिंग पावर पर काम करेंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेंगे। जिसको नहीं पता ये पॉइंट्स लिख लो। इंडिया का एआई का मिशन जिसका बजट 10,372 करोड़ है, और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कंप्यूटिंग पावर बनाएंगे, रिसर्च फैसिलिटीज पर काम करेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा डिजिटल बेस है गाइस। 1 बिलियन से ज्यादा हमारे पास स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 20 बिलियन मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे यहां। तो ये फैक्ट मेंस में यूज करने लायक बहुत अच्छा है, चाहो तो लिख सकते हो। अब कंपेयर करें तो चाइना ने 2024 में $30 बिलियन इन्वेस्ट किया एआई में। यूएसए ने $20 बिलियन इन्वेस्ट किया। मतलब फंडिंग गैप अभी भी काफी है भैया। हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बजट भी बना रहे हैं वो 10,372 करोड़ का है। समझ रहे हो? तो हमारा इन्वेस्टमेंट काफी कम है। टैलेंट बेस स्ट्रांग है। 18 मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एआई स्कूल करिकुलम में आ चुके हैं। भाई एआई आजकल स्कूल्स में जो है वो सिखाया जा रहा है, स्कूल करिकुलम में है। बट हमारे पास चैलेंज यही है कि हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट अभी भी लिमिटेड है। इस पर काम करना जरूरी है। अब इंडिया में एआई के लिए कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज है? हेल्थ केयर सेंटर में, कैंसर डिटेक्शन करने में, गांव क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन में एआई हेल्प कर सकता है। प्रिडिक्टिव मॉडल, यानी कि पहले ही सिम्टम्स को दे दिया एआई को, वो एनालाइज करे, पर्सन की बॉडी को एनालाइज करे और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे दे। एजुकेशन सेक्टर में आपको ऑलरेडी पता है भाषिनी प्रोजेक्ट। किस किस को पता है भाषिनी प्रोजेक्ट के बारे में? नाम में छुपा है भाषा। रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है पार्लियामेंट और क्लासरूम्स में। एड टेक प्लेटफॉर्म्स पर्सनलाइज लर्निंग लोकल डायलेक्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा उसकी लोकल जो बोली है उसी में समझाया जाएगा। तो ये एआई करके दे रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें बहुत ही सटीक फार्मिंग टूल्स और वेदर बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम्स किसान की प्लानिंग को इंप्रूव कर रहे हैं। एआई बेस्ड ड्रॉट और डिजास्टर प्रेडिक्शन सिस्टम है। फिर हेलो यूपीआई, हेलो यूपीआई लिख दीजिए। हेलो यूपीआई एआई एप्लीकेशन, हेलो यूपीआई गांव क्षेत्रों में बैंकिंग एक्सेस इजी बनाने के लिए। फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जो है वो अंडर सर्व पॉपुलेशन के लिए हेल्प करेगा। इवन बैंकिंग इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा। भाई कोई व्यक्ति है, उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति जो है वो कैसी है, राइट, उसकी इनकम कितनी है, पूरी चीजें एनालाइज करके उसका जो खर्च करने का जो बिहेवियर है उस पूरी चीज को एनालाइज करके उसके लिए ऑप्शन दे देगा कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बैंक को, जिससे एनपीए की प्रॉब्लम से बचा जाएगा। यही सब चीजें तो है जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी सुनने वाली है। डिजास्टर मैनेजमेंट में एआई हेल्प करता है। ओडिशा ने जो है वो एआई बेस्ड साइक्लोन प्रेडिक्शन मॉडल भी लगा दिया है। एआई इनेबल्ड जियो स्पेशियल मैपिंग भी होती है, फ्लड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल है। बट चैलेंजेस है इंडिया के पास बहुत सारे। भाई हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जीपीयूज की डिलेड अवेलेबिलिटी, डेटा सेंटर की स्लो ग्रोथ है ना, वर्ल्ड क्लास सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी नहीं है, रिसर्च पे हम काफी पीछे हैं। इंडिया का शेयर ग्लोबल एआई रिसर्च पेपर्स में है ना, सिर्फ पेपर में, रिसर्च पेपर के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है 1.4% ही है मात्र। सोचिए आप, पूरे दुनिया भर में एआई पीएचडीज में इंडिया का कंट्रीब्यूशन
2% से भी कम है। तो इस पर काम करना पड़ेगा। अभी भी आउटडेटेड आईटी एक्ट 2000 चल रहा है हमारा, है ना, डिजिटल स्पेस को जो गवर्न कर रहा है। प्रिवेसी से रिलेटेड चिंता हमेशा रहती है कि भाई एआई में जो चीज आप डाल रहे हो, जो प्राइवेट चीज आप डाल रहे हो, तो वो कहीं कोई कंपनी जो है वो देख ना रही हो, उसका यूज करके आपको ब्लैकमेल ना कर दे। है, बहुत चीजें होती हैं भाई। सर्टिफिकेट कोर्स ज्यादा है लेकिन डीप रिसर्च ओरिएंटेड ट्रेनिंग कम है। हाई क्वालिटी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स की शॉर्टेज है। यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना लार्ज लैंग्वेज मॉडल में बहुत आगे हैं। और रिस्क है कि इंडिया सिर्फ एक एआई मार्केट प्लेस ना बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया के अंदर सिर्फ हम लोग जो है वो खरीद रहे हैं चीजों को, बना नहीं रहे, बेच नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम मुसीबत में रहेंगे। मुसीबत में क्या रहेंगे? हमारी कंट्री फिर ग्रो और डेवलप नहीं कर पाएगी। दूसरे से हम खरीदेंगे तो उसकी कंट्री ग्रो और डेवलप करेगी। तो हमें इन चीजों पर काम करना है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करें, एक अच्छा ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल बनाए। हमारे यहाँ के लोग जो है वो कंजम्पशन से क्रिएटर बन जाए तो मजा आ जाएगा, कंज्यूमर से क्रिएटर्स। इसके अलावा पॉलिसीज पर काम करें, लेटेस्ट अपडेटेड एआई को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवाएं, ग्लोबल एंगेजमेंट करवाएं, है ना, आपस में कंट्रीज आपस में एंगेज जो है वो करें। तो ये चीजें हैं जिसको आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2025 में मोरक्को के पेरिस्ट में इंडिया की पहली ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। तो बस इतना लिख लेना, मोरक्को में। ये पूरा ही लिख लो यार, मोरक्को में कहां पर एग्जैक्टली। कभी कभी स्टेट पीएससी छेड़ देती है तो पूरा ही लिख लो, क्योंकि इंडिया का पहला है ये भैया। इंडिया के बाहर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब सिंपल शब्दों में हमने देश के बाहर मोरक्को में जो है वो एक फैक्ट्री लगा दी है जहां पर हमारे डिफेंस के सामान जो है वो बनेंगे। तो दोनों कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर्स ने मिलकर ये कंपनी का उद्घाटन कर दिया भैया। ये फैक्ट्री का, सिंपल शब्दों में फैक्ट्री, कि देश के बाहर हमने एक ऐसी फैक्ट्री डाली है जहां पर डिफेंस के सामान जो है वो बनेंगे। इसको, इसका उद्घाटन दोनों डिफेंस मिनिस्टर ने किया, दोनों कंट्री के। फैसिलिटी स्टैब्लिश हुई है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डीआरडीओ की पार्टनरशिप में। ये लिख लो भैया, टीएएसएल और डीआरडीओ ने पार्टनरशिप करी, टाटा वालों ने और डीआरडीओ ने पार्टनरशिप करी, और इस पार्टनरशिप के तहत ये फैक्ट्री चालू कर दी। यहां पर इंडिया में डिजाइन किया गया व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस होगा, स्पेशली रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए। तो ये देखो, मोरक्को की आर्मी के लिए हमारा सामान हम बनाकर उनको जो है वो देंगे। इसकी फोटो देख लेना, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कैसा जो है वो दिखाई देता है। WHEELED, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। जैसे कि वो नहीं होती है। अच्छा ये, अरे यार वो एक उसने दिखाया था यार, ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की वीडियो भी है, बता, इसका वीडियो देखना आप यूट्यूब पे। इसका इंटीरियर क्या शानदार है, टाटा वालों ने बेहतरीन चीज बनाई है, देखना जरा। तो भैया डिफेंस वाली चीज है ये। अब देखो, मोरक्को में जाकर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये इंडिया का पहला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डिफेंस फैक्ट्री है जो किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी ने एस्टैब्लिश जो है वो की है, ऑब्वियसली डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के थ्रू। अब इसमें जो चीजें लिखी हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो काम की है, वो याद रखना। अब सुनो, सिर्फ सुनना है ना। 20,000 स्क्वायर मीटर का स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट, यानी 20,000 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री है। 8x8 का ये कॉम्बैट प्लेटफॉर्म यहां पर बनेगा, WHAP। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, रिकनसाइंस व्हीकल, कमांड पोस्ट, मॉर्टर कैरियर, एम्बुलेंस, सब बनेगी यहां पर। एडवांस्ड, मतलब ये कुल मिलाकर एडवांस लेवल पर डिफेंस का ये वो है फैक्ट्री। तो मोरक्को की लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोप के लिए गेटवे का काम करती है। तो ये फैसिलिटी बनने से इंडिया मोरक्को डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत हुई है। अफ्रीका में इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। रीजनल सिक्योरिटी और मोरक्को की डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देगा। इनिशियल तो 1/3 कंपोनेंट मोरक्को से सोर्स किया जाएगा, यानी कि पहले तो हम 1/3 जो है वो मोरक्को से ही लेंगे, वहां के लोकली, है ना। और फ्यूचर प्लान्स 50% तक लोकल सोर्सिंग जो है वो बढ़ाना है ना, कि जिससे कि उनका भी थोड़ा फायदा, और डेवलप तो हम ही कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इससे प्रमोट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मोरक्को में क्रिएट होगी, लोकल सप्लायर इकोसिस्टम वहां पर डेवलप होगा, मोरक्को में टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज मजबूत होंगी।
तो देखो आज की डेट में हम इतने आगे बढ़ गए हैं, दूसरी कंट्री अपने यहाँ पर हमारे देश की फैक्ट्री लगवा रही है। तो ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत विजन को। मेक विथ फ्रेंड्स मेक फॉर द वर्ल्ड वायर, ये बहुत बेहतरीन चीज है, लिख लो। मेक मेक विथ फ्रेंड्स, ये जो सबसे ऊपर लिखा है, ये सबसे ऊपर लिखा है, मेक विथ फ्रेंड्स मेक फॉर द वर्ल्ड अप्रोच, बहुत बेहतरीन चीज। ये आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको आगे बढ़ाकर कि दोस्तों के साथ बनाएं और दुनिया के लिए बनाएं, और यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा बेहतरीन है, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शानदार ये इनिशिएटिव है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को बैन कर दिया ना मेरे ख्याल से ट्रंप ने, ऐसी कुछ हरकत हुई है अभी। पैरासीटामोल जो है वो एक नॉन ओपियोइड एनाल्गेसिक और एंटी पायरेटिक ड्रग है। बुखार होता है तो लेते हैं ना, पैरासीटामोल ले लो भाई, बुखार हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल ले लो भाई, ऐसे ही चलता है ना। तो बस यही वही है भाई, पैरासीटामोल की कुछ टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं, ये लिख लो भाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल है पैरासीटामोल। इसमें लिमिटेड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इफेक्टिव नहीं होती इंफ्लेमेटरी के लिए, तो मुझसे पूछो भाई, मैं हूं, एक टाइम पर पूरी तरह से व्हील चेयर पे था, मैं चल नहीं पाता था, आज की डेट में दौड़ता हूं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं इस बारे में, मुझे बहुत रेयर डिजीज थी और उसमें मैंने ये प्रार्थना करी थी, या तो 2021 में मैं रहूंगा या फिर मेरा ये दर्द रहेगा, और आज 2025 चल रहा है, आज की डेट में दूसरे लोगों को मैं जिंदा कर रहा हूं। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है मुझे, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस की थी, मतलब इसको खत्म किया मैंने, लाखों के इलाज किए, कुछ नहीं हुआ था, बट जो भी होता है ब्रेन से होता है आपके। तो मैं क्या बता रहा था, एंटी इंफ्लेमेटरी जो होती है ना, वो NSAID होती है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज वाली जो दवाइयां होती हैं, ये नहीं, पैरासीटामोल नहीं करती भाई। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सेसिव कंजम्पशन जो होता है पैरासीटामोल का, 3 से 4 ग्राम पर डे जो है वो, उससे ऊपर अगर ले लिया तो लिवर वगैरह को डैमेज करेगा। एलोपैथी दवाइयां सब खराब करती हैं, नेचुरल जितना ट्रीटमेंट उतना बढ़िया है। अच्छा भाई देखो, मुझे कैसे दिख रहा है पूरा, मुझे आंसर्स कैसे पता है बेटा, इतना सब कुछ जानता हूं मैं, बट हाँ मेरे को नीचे ये वाला पोर्शन मेरे को दिखता है नीचे, मेरी स्क्रीन पे जो है वो, आपको जैसे स्क्रीन पे इतना दिख रहा है ना, मेरे को नीचे वाला पेज भी दिख रहा है, मतलब मेरे को ये सब भी दिख रहा है। चलो, पर मैं चीटिंग नहीं करता, जब करता हूं तो बता देता हूं। अलमाटी डैम, अलमाटी डैम जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक और इरिगेशन प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी के ऊपर, कर्नाटक में, लिख लेना भैया, ये पहला वाला पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। अब डैम की कैपेसिटी बड़ी है तो उसके कारण आंध्र प्रदेश के साथ लफड़ा चालू हो गया इनका। एक्सपेंशन प्लान जो है इसका, एक्सपेंड करेंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी तो अफेक्ट करेगा ही डाउन स्ट्रीम स्टेट्स के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, नॉट सोनली तेलंगाना। तो तीसरा गलत है, ठीक है भैया। तो यही वाला देखो, यही वाटर शेयरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, ट्राई करना है इसका मेंस का आंसर देने की बस। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल। और कल आएगा, कल संडे वाले दिन अपन लेक्चर एक कंप्लीट कर लेंगे, 2 4 5 टॉपिक बच गए थे वो छूटे हुए, वो कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी 3 दिन बाद फिर वो खत्म हो जाएगा अपना महीना, महीना खत्म होने से पहले अपन पूरा मंथ का टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। तो वो जो छूट गया मेरे ख्याल 17 तारीख का छूट गया है ना, वो पूरा कंप्लीट आपको कल ही मिलेगा, कल ही। चलो बाय, जय हिंद, जय श्री महाकाल।